नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारी खास शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीकली शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी बताते हैं। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहली खबर, सोमवार 21 जुलाई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL के शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बेहद ठंडी रही। डीमर्जर के चलते 20 जुलाई को हुए स्पेशल प्री ओपन सेशन के हिसाब से JFSL की डिराइव्ड कीमत 261 रुपये 85 पैसे प्रति शेयर थी, पर इस प्राइस के मुकाबले NSE पर शेयर 262 रुपये पर लिस्ट हुआ और 262 रुपये 5 पैसे के स्तर पर यानी कि खुलते ही शेयर में टॉप बन गया, जबकि बाजार के एक तबके को 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की भी उम्मीद थी। इसके विपरीत शेयर में 5% का निचला सर्किट लग गया, क्योंकि पहले 10 कारोबारी दिन तक शेयर T2T सेगमेंट में कारोबार करेगा, यानी कि शेयर में खरीद फरोख्त दोनों नहीं हो पाएंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में रुचि ना रखने वालों ने, खासकर पैसिव म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचकर मुनाफा वसूली करना पसंद किया, जिस वजह से NSE पर शेयर 5% के लोअर सर्किट पर 248 रुपये 90 पैसे के भाव पर बंद हुआ और RIL का शेयर 1.5% गिरकर करीब 2520 रुपये के आसपास बंद हुआ। दूसरी तरफ JFSL के शेयर में दूसरे दिन 5% का निचला सर्किट लगने से NSE और BSE के प्रमुख इंडेक्स से शेयर के बाहर होने की प्रक्रिया को पहले 23 अगस्त की क्लोजिंग के मुकाबले बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया और गुरुवार को चौथे दिन लगातार लोअर सर्किट लगने से इस प्रक्रिया को टालकर 31 अगस्त की क्लोजिंग तक कर दिया गया। हालांकि शुक्रवार को शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 21 अगस्त को अदानी समूह 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहला यह कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में अदानी ग्रुप की कंपनी को मुनाफा साल दर साल 70% बढ़ा है। वहीं इस दौरान ग्रुप कंपनियों का EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 42% बढ़कर 23,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। तिमाही के दौरान कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा वित्त वर्ष 2019 के 24,780 करोड़ रुपए के EBITDA के लगभग बराबर था। दूसरी खबर यह है कि GQG पार्टनर्स ने बीते गुरुवार यानी 17 अगस्त को अदानी पोर्ट्स के 22 लाख शेयर खरीदे हैं। GQG पार्टनर्स ने कंपनी की 0.1% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद उसकी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 5.03% हो गई है। गौरतलब है कि डेलॉय के एडिटर पद से इस्तीफा देने के बाद से यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। तीसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप 2 ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये ट्रांसमिशन लाइंस मुंबई में ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए बिछाई जाएंगी। 21 अगस्त को अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुए थे। 22 अगस्त को खबर आई कि प्रमोटर ग्रुप ने होल्डिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में 6000 करोड़ रुपए की रकम में 2.2% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। इस हिस्सा खरीद के बाद प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर करीब 70% के आसपास हो गई है। 22 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2% चढ़कर 2,694 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, टाटा समूह की ज्वेलरी और एक्सेसरीज कारोबार से जुड़ी कंपनी टाइटन ने बीते शनिवार यानी 19 अगस्त को अपनी ऑनलाइन ज्वेलरी यूनिट कैरेट लेन में अतिरिक्त 27.18% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी कैरेट लेन के फाउंडर मिथुन सचेती और उनकी फैमिली से खरीदी जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच 4,621 करोड़ रुपए की रकम में सौदा पक्का हुआ है। इस हिस्सा खरीद के बाद टाइटन की कैरेट लेन में हिस्सेदारी बढ़कर 98.28% हो जाएगी। टाइटन ने 2016 में कैरेट लेन में निवेश किया था और इस सौदे से पहले टाइटन के पास कैरेट लेन की करीब 71% हिस्सेदारी थी। यह सौदा 31 अक्टूबर 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। खबर आने के बाद 21 अगस्त को टाइटन का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ 3078 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 22 अगस्त को खबर आई कि कैरेट लेन के कर्मचारियों से टाइटन 350 करोड़ रुपए में ESOPs के जरिए करीब 1.5% और हिस्सेदारी खरीदेगी। इस तरह कैरेट लेन में कंपनी की लगभग हिस्सेदारी बढ़कर 100% हो जाएगी। 23 अगस्त को खबर आई कि कैरेट लेन ने फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में ED के नोटिस को चुनौती दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2011 से 2014 के बीच हासिल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक मामले में कंपनी पर फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। 23 अगस्त को टाइटन का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने बीते शनिवार यानी 19 अगस्त को करीब 784 करोड़ रुपए के एक बड़े कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA की रिकवरी की घोषणा की है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के बड़े कॉर्पोरेट खाते की पूरी रिकवरी हो गई है। 30 जून 2023 तक ये लोन कंपनी की कुल लोन बुक का 1.3% हिस्सा था। ये रिकवरी ओमकारा ARC की ओर से स्विस चैलेंज मेथड के तहत ऑल कैश डील के जरिए खरीदे गए इस लोन के चलते हुई है। ये लोन अकाउंट जॉयस हाउसिंग का था, जो
800 करोड़ रुपए के सिक्योर्ड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में से 715 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम लौटाने में असमर्थ रही है। सोमवार 21 अगस्त को कारोबार के दौरान शेयर पीएनबी हाउसिंग का शेयर 688 रुपए तक उछल गया था, पर क्लोजिंग करीब 3.5% की बढ़त के साथ 657 रुपए के स्तर पर देखने को मिली थी। पांचवी खबर, अशोक लेलैंड ने बीते शुक्रवार को अपनी यूके की 2 सब्सिडरी कंपनियों ऑप्टेयर पीएलसी और स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के लिए 870 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट गारंटी कवर इशू करने की घोषणा की है। इस कॉर्पोरेट गारंटी का इस्तेमाल इन दोनों सब्सिडरी कंपनियों के कर्ज को कवर करने के लिए किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने यह साफ किया है कि प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का इस सौदे से कोई लेना देना नहीं है और ये कदम केवल लेंडर्स और बैंकिंग फैसिलिटीज को कवर करने के लिए लिया जा रहा है। 21 अगस्त को अशोक लेलैंड का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 187 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, केशोराम इंडस्ट्रीज की दिवालिया कंपनी बिरला टायर्स को खरीदने के लिए दालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज ने नया डेट रेजोल्यूशन प्लान जमा किया है। नए प्लान के तहत दालमिया ग्रुप ने बिरला टायर्स के करीब 300 करोड़ रुपए के बकाया लोन को चुकाने का प्रस्ताव जमा किया है। बिरला टायर्स कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स के लिए टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका 2019 में अपनी पेरेंट कंपनी केशोराम इंडस्ट्रीज से डीमर्जर हो गया था। एनसीएलटी ने मई 2022 में बिरला टायर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। दरअसल केमिकल्स बनाने वाली कंपनी एसआरएफ ने इस कंपनी की ओर से 15 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर डिफॉल्ट करने की शिकायत दर्ज की थी। कंपनी नामा के 72वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बिरला टायर्स के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से कुल 1128 करोड़ रुपए के क्लेम जमा किए हैं, पर इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में बची दोनों कंपनियों दालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज और पवन रुइया की एफिलिएट कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से कम का ऑफर जमा किया है, जो क्रेडिटर्स की उम्मीद से काफी कम है और अब इस ऑफर को करीब 3 गुना बढ़ा दिया गया है। 21 अगस्त को जब यह खबर आई तो बिरला टायर्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, एस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एसजीएस एंटरप्राइजेस की प्रमोटर एंटिटी एवरग्राफ होल्डिंग्स ने कई सारी ब्लॉक डील्स के जरिए मंगलवार 22 अगस्त को कंपनी के 91.6 लाख शेयर बेच दिए हैं, जो कि कंपनी की कुल 29.5% हिस्सेदारी के बराबर है। एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस ब्लॉक डील के जरिए एवरग्राफ होल्डिंग्स को करीब 549 करोड़ रुपए की रकम मिली है, यानी कि ये शेयर 600 रुपए के औसत भाव पर बेचे गए हैं। इन ब्लॉक डील्स के जरिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शेयर खरीदे हैं। शायद यही कारण है कि 22 अगस्त को इन सब ब्लॉक डील्स के बाद एसजीएस एंटरप्राइजेस का शेयर 4.25% की बढ़त के साथ 644 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, बुधवार 23 अगस्त को टीवीएस ग्रुप की कारोबार से जुड़ी कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के दिन शेयर में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। 197 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर 207 रुपए 5 पैसे के स्तर पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। दिन के दौरान शेयर ने 208 रुपए 60 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ, पर ऊपरी स्तर पर शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो गई और कारोबार की समाप्ति फिर सिर्फ 2% की मजबूती के साथ 201 रुपए 10 पैसे के स्तर पर हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 200 रुपए के नीचे भी फिसल गया था। नौवीं खबर, देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में टोरेंट फार्मा में शामिल हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर यह डील सफल हुई तो साल 2014 के बाद ये फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी डील होगी। सौदा पूरा हुआ तो रेवेन्यू के हिसाब से सन फार्मा के बाद टोरेंट फार्मा देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। सिप्ला के प्रमोटर्स के पास फिलहाल करीब 33.5% हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि सिप्ला के चेयरमैन वाई के हामिद और वाइस चेयरमैन एम के हामिद सेकंड जनरेशन प्रमोटर्स हैं और इस हिस्सा बिक्री के जरिए ये दोनों सक्सेशन प्लान को लेकर क्लियर रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस कंपनी के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। 23 अगस्त को जब ये खबर आई तो सिप्ला का शेयर 1% की मजबूती के साथ 1233 रुपए 60 पैसे के स्तर पर टोरेंट फार्मा का शेयर 2% गिरकर 1937 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी और देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल में कतर का सॉवरेन फंड QIA 8,278 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इस निवेश के बदले कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA को रिलायंस रिटेल में करीब 1% हिस्सेदारी मिलेगी। इससे पहले रिलायंस रिटेल ने 2021 में 47,265 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। QIA के निवेश के हिसाब से रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन $100 अरब या 8,28,000 करोड़ रुपए बैठता है, जो कि 2021 के करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा है। एक अन्य खबर के मुताबिक रिलायंस रिटेल अपने वेयरहाउस एनविट के जरिए
3048 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इस इन्विट का सिर्फ 25% हिस्सा रिलायंस रिटेल अपने पास रखेगी, बाकी में दूसरे निवेशकों को भागीदार बनाया जाएगा। 23 अगस्त को आरआईएल का शेयर मामूली गिरावट के साथ पर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ था। 25 अगस्त को खबर आई कि आरआईएल की अगले 12 से 15 महीने में रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त 8 से 10% हिस्सेदारी बेचने की भी योजना है। 25 अगस्त को आरआईएल का शेयर 0.25% की गिरावट लेकर बंद हुआ। 11वीं खबर, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने बुधवार 22 अगस्त को को लेंडिंग कारोबार में एंट्री लेने की घोषणा की है। इस कारोबार के लिए बैंक ने 2-3 एनबीएफसीज को चुना है, जिनके साथ बहुत जल्द करार किया जाएगा। फाउंडेशन डे के मौके पर बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने कहा कि को लेंडिंग बिजनेस सभी तरह के लोन्स को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक ने 8 साल पहले अपने सफर की शुरुआत की थी और आज इस बैंक के पास 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 6100 बैंकिंग आउटलेट्स हैं। 24 अगस्त को बंधन बैंक का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ 235 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, गुरुवार 24 अगस्त को आईटी सेवाएं देने वाली कंपनी कोफोर्ज की प्रमोटर बेरिंग पीई की सहयोगी कंपनी हल्स्ट बीवी ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 26.63% हिस्सेदारी बेच दी है। ये सौदा 4722 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जो कि बुधवार की 4913 रुपये की क्लोजिंग से करीब 4% के डिस्काउंट पर था। इस ब्लॉक डील के जरिए बेरिंग पीई को 1,63,00,000 शेयरों की बिक्री से करीब 7,684 करोड़ रुपए की रकम मिली है। आपको बता दें कि बेरिंग पीई इस कंपनी में बीते 2 से 3 सालों में लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, जिसे हम पहले NIIT टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते थे। मई 2023 में बेरिंग पीई ने 887 करोड़ रुपए में 3.5% और फरवरी 2023 में 2,430 करोड़ रुपए में 9.8% हिस्सेदारी बेची थी। 24 अगस्त को ही इस ब्लॉक डील के बाद कोफोर्ज का शेयर करीब 9.5% की मजबूती के साथ 5,375 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था और पिछले 5 दिन में यह शेयर 6% के आसपास उछल चुका है। 13वीं खबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने टाटा मोटर्स को उन आरोपों से मुक्त कर दिया है जिनमें कंपनी पर कंपटीशन कमीशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। 2019 और 2020 के कंपनी की कमर्शियल व्हीकल्स यानी सीवी यूनिट से जुड़े 2 ऐसे मामले थे जिसको लेकर सीसीआई को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं जिससे नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो रही हो। सीसीआई के मुताबिक डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ने जिन सबूतों के आधार पर निर्णय लिया था, उससे ना तो ये साबित होता है कि कंपनी ने अपने ऑथराइज्ड डीलर्स पर अपनी एलोकेटेड टेरिटरी के बाहर बिक्री करने पर कोई पेनल्टी लगाई है और ना ही ये कि कंपनी ने पैसिव सेल्स पर रोक लगाई है। बीते 5 दिन में टाटा मोटर्स का शेयर करीब 3% के आसपास गिरा है। 14वीं खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम की प्रमोटर कंपनी एंटफिन ने शुक्रवार 25 अगस्त को ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.6% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेच दी है। एक्सचेंज से मिली जानकारी के मुताबिक प्री ओपन के दौरान इस कंपनी के 2.27 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई। हालांकि खरीदारी और बिकवाली करने वालों के नाम सामने नहीं आ पाए थे, पर एक रिपोर्ट के अनुसार एंटफिन की इस कंपनी में 880 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर हिस्सा बेचने की योजना थी। इससे पहले फरवरी में अलीबाबा ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी और सॉफ्टबैंक ग्रुप भी अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेच रहा है। फिलहाल सॉफ्टबैंक का इस कंपनी में करीब 9.25% के आसपास का हिस्सा है। 25 अगस्त को हुई ब्लॉक डील के बाद पेटीएम का शेयर 4% चढ़कर 938 रुपये 65 पैसे तक उछल गया था, जो कि 18 महीने का उच्चतम स्तर है। हालांकि क्लोजिंग करीब 0.25% गिरकर 900 रुपये के स्तर के नीचे देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर देखते हैं। चेन्नई के मुरुगप्पा परिवार और वल्ली अरुणाचलम ने आपसी विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझा लिया है। बीते रविवार यानी 20 अगस्त को मुरुगप्पा परिवार ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। हालांकि मामले की गोपनीयता का हवाला देते हुए इस समझौते की जानकारी साझा नहीं की गई है। मुरुगप्पा परिवार के सदस्यों और एडवाइजर्स की मौजूदगी में हुए इस पारिवारिक समझौते को पूरा करने के लिए अगले 90 दिन में अनिवार्य लेन देन पूरे होने की उम्मीद है और ये लेन देन पूरे होने के बाद सभी तरह के कानूनी मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन MV मुरुगप्पन के निधन के बाद न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट वल्ली अरुणाचलम और MV मुरुगप्पा की सबसे बड़ी बेटी ने इस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड में सीट मांगी थी, पर परिवार के सदस्यों ने AGM में उनके बोर्ड पर नियुक्ति के प्रस्ताव को 91% वोटिंग के साथ खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद MV मुरुगप्पा की बड़ी कंपनी ने अक्टूबर 2020 में मुरुगप्पा ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया था। समझौते की खबर आने से 21 अगस्त को कार्बोरंडम यूनिवर्सल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और ट्यूब इन्वेस्टमेंट समेत ग्रुप की 11 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 0.25% तक की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी।
दूसरी खबर, जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों ने सोमवार 21 अगस्त को एनक्लेट को बताया कि वो कर्ज चुकाने के लिए जनान कैलरो कंसोर्टियम यानी जेकेसी को 30 सितंबर तक का वक्त देने के लिए तैयार हैं। यानी कि बैंक 1 महीने की मोहलत देने के लिए तैयार हो गए हैं। पर जेकेसी की ओर से सुझाई गई पेमेंट की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद हैं। जेकेसी की ओर से सुझाई गई शर्तों के अनुसार 31 अगस्त तक 100 करोड़ रुपए की पेमेंट के अलावा 150 करोड़ रुपए बैंक गारंटी से एडजस्ट किए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए की बाकी रकम 30 सितंबर तक भुगतान की जाएगी। पर एनक्लेट चाहता था कि इस मामले में जेकेसी इस बात के लिए आश्वस्त करे कि 150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से होगा। इस मामले में एनक्लेट ने अपना फैसला 28 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। 21 अगस्त को जेट एयरवेज का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ 71 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की ओर से हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हो सकती है और ये प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष यानी FY25 तक के लिए टल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार का वित्त वर्ष 2024 का विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरअसल सरकार को आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। 21 अगस्त को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ 60 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, एफएमसीजी क्षेत्र की 2 दिग्गज कंपनियों डाबर और इमामी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का पासा पलट गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया है। सिंगल जज के फैसले के मुताबिक डाबर पर कूल किंग ठंडा तेल हेयर ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इमामी ने अपने पॉपुलर नवरत्न हेयर ऑयल के ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ी शिकायत की थी, जिसके बाद अगस्त की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला आया था। सिंगल जज के फैसले के मुताबिक डाबर ने मार्केट शेयर हासिल करने के लिए नवरत्न हेयर ऑयल के एसेंशियल फीचर्स की नकल की है। 22 अगस्त को इमामी का शेयर करीब आधा फीसदी और डाबर का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, केमिकल क्षेत्र की कंपनी इंडो अमीन्स को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी जीपीसीबी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल 21 अगस्त की शाम को जीपीसीबी ने कंपनी के वडोदरा प्लांट को बंद करने का आदेश वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंपनी को अपना वडोदरा प्लांट टेम्पोरेरी यानी अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश जारी किया था। जिस जीपीसीबी के मुताबिक इस कंपनी के बोर्ड के कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिनमें बोर्ड को मॉनसून एक्शन प्लान ना जमा करना भी शामिल है। 22 अगस्त को इंडोमीन्स का शेयर करीब 6.25% की मजबूती के साथ 116 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर 121 रुपये तक भी उछल गया था। छठी खबर, वोडाफोन आइडिया इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहला ये कि तलना प्लेटफॉर्म्स ने वोडाफोन आइडिया के साथ अपना करार आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया है। तलना प्लेटफॉर्म्स ने वीआई के साथ प्लेटफॉर्म और फायरवॉल सर्विसेज देने के लिए नवंबर 2021 में 2 साल के लिए करार किया था, जो कि नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है। तलना प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक इस फैसले से तिमाही आधार पर कंपनी की 19 करोड़ रुपए की आय और 7 करोड़ रुपए के मुनाफे पर असर होगा। 21 अगस्त को तलना प्लेटफॉर्म्स का शेयर 5.5% की गिरावट के साथ पर वीआई का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। 23 अगस्त को खबर आई कि वीआई की सितंबर तक 2400 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान करने की योजना है। इस कंपनी पर 770 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम खरीद के तौर पर 1680 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान बकाया है। 23 अगस्त को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2% चढ़कर 7 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, ग्लेनमार्क फार्मा ने टेवा फार्मा के साथ मिलकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजी के साथ करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियों की ओर से $25.5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। इस रकम में से टेवा फार्मा $22.5 करोड़ और ग्लेनमार्क फार्मा $3 करोड़ या करीब 246 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इन दोनों कंपनियों के खिलाफ चल रही सभी अदालती कार्रवाई खत्म करने के लिए यह करार किया गया है। दरअसल 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कोलेस्ट्रॉल की दवा की कीमतें फिक्स करने के आरोप से जुड़ा एक मामला दाखिल किया था, जिसे इन दोनों कंपनियों ने कबूल कर लिया है। 22 अगस्त को जब यह खबर आई तो ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर 2% की गिरावट के साथ करीब 760 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, सीबीआई ने 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ से जुड़े 4063 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के संबंध में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 16 अगस्त को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। हालांकि 23 अगस्त को जीटीएल इंफ्रा का शेयर 6.25% की बढ़त के साथ 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
9वीं खबर, देश की दिग्गज लिकर कंपनियों में से एक रेडिको खैतान लिमिटेड पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को 1078 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी नहीं चुकाई है। सरकार के खर्चों का हिसाब रखने वाली संस्था सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। ये मामला 2013-14 से 2019-20 का है और 1078 करोड़ रुपए की रकम में 482 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान भी शामिल है। सीएजी ने यूपी सरकार से रेडिको खैतान से ये रकम रिकवर करने की सिफारिश की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। रेडिको खैतान लिमिटेड 8 PM विस्की और मैजिक मोमेंट्स वोडका बनाती है। 23 अगस्त को रेडिको खैतान का शेयर 3% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 1216 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पाइसजेट और कंपनी के सीएमडी अजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। 75वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में लगने वाले ब्याज की रकम पर छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। कंपनी ने इस हफ्ते सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 578 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने के लिए स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह को दिए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2018 को सुनाए गए आर्बिट्रेशन अवार्ड के निर्णय को सही बताया था, जिसके तहत कंपनी के पूर्व प्रमोटर मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज को ब्याज समेत वारंट्स पर 308 करोड़ रुपए के रिफंड और 270 करोड़ रुपए के क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी CRPS का हकदार बताया गया था। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट और अजय सिंह को आदेश दिया है कि वो कलानिधि मारन को 10 सितंबर तक 100 करोड़ रुपए वापस करें। हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर 10 सितंबर तक पैसे नहीं दिए गए तो कंपनी के एसेट्स को जब्त किया जा सकता है और अजय सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। बीते 5 दिन में स्पाइसजेट के शेयर में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। 11वीं खबर, करीब 600 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग्स के मामले में आयकर विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी कल्पतरु ग्रुप के 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। देर से आई जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने यह छापा 4 अगस्त को यानी इस महीने के पहले हफ्ते में मारा था। इसके तहत कंपनी के मुंबई, गुजरात और राजस्थान के 30 ठिकानों की जांच की गई है। कल्पतरु ग्रुप के ठिकानों के अलावा ग्रुप के डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के घर पर भी छापेमारी की गई है। बीते 5 दिन में कल्पतरु प्रोजेक्ट्स का शेयर करीब 2.25% के आसपास गिर चुका है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। होम सर्विस मार्केट प्लेस अर्बन कंपनी के वित्त वर्ष 2023 के घाटे में करीब 40% की कमी दर्ज की गई है और इस कंपनी का घाटा 514 करोड़ रुपए से कम होकर 308 करोड़ रुपए के स्तर पर रह गया है। इस दौरान कंपनी की ऑपरेटिंग आय करीब 45.5% बढ़कर 637 करोड़ रुपए पर रही। अर्बन कंपनी ने जून 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल किया था। उस समय स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन $2 अरब से ज्यादा था, पर पिछले 2 साल में इस कंपनी ने कोई भी रकम नहीं जुटाई है। दूसरी खबर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस से कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी ने 100 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये छटनी मेंटरिंग और प्रोडक्ट एक्सपर्ट डिवीजन से हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में करीब 400 कर्मचारियों पर छटनी का असर होने की भी खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि कंपनी की ओर से यह फैसला इन्फोसिस के वेटरन रिचर्ड लोबो की एक्सक्लूसिव एडवाइजर के रूप में नियुक्ति के बाद लिया गया है, जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज इनिशिएटिव्स का नेतृत्व करने का पदभार दिया गया था। यही नहीं, कंपनी ने हाल ही में अपने बोर्ड की सलाहकार समिति में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई की भी नियुक्ति की है। तीसरी खबर, सॉफ्टबैंक ने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही कंपनी फर्स्ट क्राई में अपनी कुछ हिस्सेदारी 435 करोड़ रुपए में बेच दी है। रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस ने यह हिस्सा खरीदा है। इनमें रंजन पई के MEMG फैमिली ऑफिस, हरीश मारीवाला के शार्प वेंचर्स और हेमेंद्र कोठारी के DSP फैमिली ऑफिस के नाम सामने आते हुए दिखे हैं। चौथी खबर, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अपनी 12% वर्कफोर्स या 71 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कारोबार की बदलती प्राथमिकताओं और चुनौतीपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए यह फैसला लिया गया है। कंपनी के फाउंडर्स सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल ने 22 अगस्त को ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है। दरअसल भारत में क्रिप्टो स्टार्टअप्स और खासकर एक्सचेंजों को लेकर रेगुलेटरी अनिश्चितता का माहौल है और बीते 1 साल में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में 85 से 90% की कमी हुई है, क्योंकि टैक्स और TDS की दर में बढ़ोतरी की गई है।
पांचवी खबर, नकदी की कमी से जूझ रहे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो को फ्रेश फंडिंग जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 26% हिस्से वाला सबसे बड़ा शेयरधारक रिलायंस रिटेल इस कंपनी के वैल्यूएशन में 50% की कमी करने के पक्ष में नहीं है और इस मतभेद के चलते मौजूदा निवेशक फंडिंग का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वैल्यूएशन में कमी का मतलब है कि रिलायंस रिटेल की ओर से जनवरी 2022 के $20 करोड़ के निवेश की वैल्यू में भारी गिरावट हो जाएगी। उस समय डंजो का वैल्यूएशन $80 करोड़ का था। निवेशकों की ओर से वैल्यूएशन में कमी पर सहमति बनने पर ही कंपनी फ्रेश पूंजी जुटा पाएगी। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा, जिससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरा वीकली अपडेट मिल गया होगा। आपको इस शो में और क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते शनिवार की शाम को इसी समय कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।